अमेरिकियों ने इस परीक्षण को ऑब्जर्व करने के लिए हिमालयन रेंज में भारत को चुना कि हम भारत के जो एरिया हैं वहां से पाकिस्तान चाइना के ऊपर निगरानी रखें। अगर आप देखें तो ये हिमालयन क्षेत्र हैं और इन हिमालयन क्षेत्रों के दूसरी तरफ ये चाइना है पूरा। पाकिस्तान से भी निगरानी रखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि हम यहां से निगरानी रखेंगे। निगरानी रखने के लिए ज्यादा उचित जगह कौन सी होगी? बोले भारत के अंदर कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटियों में से है, वहां चलते हैं, वहां से निगरानी रखेंगे। लेकिन कंचनजंगा की टॉप पर पहुंचना ना केवल टफ है, भाई आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग तो एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, तो कंचनजंगा भी चढ़ जाएंगे। नहीं, टफ होने का मतलब है कि एवरेस्ट तक चढ़ पाते हैं लोग, लेकिन कंचनजंगा को फतह करना बहुत मुश्किल है, मतलब रास्ता बहुत टफ है वहां का। ऐसे में कंचनजंगा पहुंचना ही नहीं था, अपितु वहां जाकर एक मशीन भी लगानी थी जो रेडिएशंस को पता लगा सके। अब रेडिएशन पता लगाने की मशीन की बात हुई कि साहब चलो एक मशीन लगाएंगे जो रेडिएशंस को पता लगा करके इंफॉर्मेशन दे देगी कि साहब यहां पर इतनी रेडिएशन निकली है। अब इसमें एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? रेडिएशन वाली जो मशीन है उसको इतने ऊंचे पहाड़ पर लगा दोगे तो चलाने की बैटरी कहां से लाओगे, बिजली कहां से लाओगे? तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर लाइट का खंभा पहुंचा दो, वहां तक बिजली पहुंचती रहेगी। आप ये जो मतलब ये भी जान रहे हैं कि ये एक मजाक ही होगा। इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई, अरे धरती से कम 8 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो ऐसे में अगर समुद्र लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर तक आप जा रहे हो तो वहां पर बिजली सप्लाई संभव नहीं है। भूस्खलन है, बर्फ है, कोई जगह पक्की नहीं है, इतनी टफ टेरेन है कि वहां पर यह संसाधन संभव नहीं है। तो ऐसे में डिवाइस तो लगा दें, लेकिन डिवाइस के पास बिजली पहुंचना भी सुनिश्चित करना है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें सर सोलर सेट लगा दो। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि हिमस्खलन है, बर्फ है, ये तमाम चुनौतियां रह सकती हैं, तो वो सोलर सेट पर भी रहेंगी, इसलिए उसका भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है। अंत में क्या बचा? सर जनरेटर लगा देते हैं। जनरेटर से उस मशीन को बिजली मिलती रहेगी, लेकिन जनरेटर में फ्यूल डलेगा, फ्यूल की एक लिमिट होगी, एक आदमी को वहीं बैठना पड़ेगा पूरे टाइम, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि असल में निगरानी तो अमेरिका को करनी है, हमें थोड़ी करनी है जो आप बैठ करके मचान लगा के बैठे रहे कि हाँ भाई बताओ कब फोड़ोगे और हम तुम्हें देखेंगे। नहीं, तो एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम वहां पर लगाना था जिसे मशीन के रूप में लगा दो और वो वहां से निकलने वाली रेडिएशंस को जांच ले। लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर में, जो लंबे समय तक जनरेटर चल सकता है 90 साल तक, वो न्यूक्लियर जनरेटर होते हैं। अर्थात आप जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सुनते आए हैं जिनके अंदर स्वतः ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती रहती हैं, नाभिकीय विखंडन वाले जो रिएक्टर्स हैं असल में उनकी ताकत यह है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आप खुद की अभिक्रिया से परमाणुओं को फोड़ते फोड़ते ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वो ऊर्जा स्वतः ही एक जनरेटर का काम करती है। तो जो बिजली पैदा करने का जनरेटर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी पैदा की जा सकती है। तो अमेरिकियों ने एक विशेष 50 किलो का जनरेटर तैयार किया जो कि बिजली देगा इस डिवाइस को, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को पता लगाएगी। है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। फिर से सुनिए क्या कहा। एक डिवाइस लगानी है, वो डिवाइस उस पार कोई व्यक्ति रेडिएशन छोड़ रहा है या नहीं ये जांचेगा, लेकिन इस डिवाइस में ऊर्जा आने के लिए इन्हें एक और जनरेटर की जरूरत है, और जनरेटर ऐसा हो जो कि स्वतः ही लंबे समय तक बिजली पैदा करता रहे, क्योंकि प्लूटोनियम नाम का जो नाभिकीय पदार्थ, फिजाइल मटेरियल है, उसकी लाइफ 90 साल तक हाफ लाइफ है, तो वो चलता रहेगा और वो अपनी बिजली से रिएक्टर के रूप में काम करता रहेगा, बिजली पैदा करता रहेगा रिएक्टर बन करके। उम्मीद है अब इस बात को समझे हो। अब अगर ऐसा होता है तो इनके पास में आइडिया था कि चलो रिएक्टर स्थापित करते हैं, मशीन स्थापित करते हैं, लेकिन देश तो भारत है। भारत को पता है कि अमेरिकियों तुम तो पाकिस्तान प्रेमी हो, तो भारत के साथ मान मनोबल का दौर शुरू होता है। भारत को भड़काया जाता है 1964 में। क्यों? क्योंकि 1964 में चाइना वाले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। यह परमाणु परीक्षण है अक्टूबर 1964 में जिनजियांग प्रोविंस के अंदर। इससे अमेरिकी लोग खफा हो गए थे कि भाई साहब इनने तो परमाणु बम फोड़ दिया। अमेरिकियों को टेंशन ही है कि किसी के पास बम नहीं होना चाहिए तभी सिक्का चलेगा हमारा। इनने बम फोड़ दिया तो इससे अब इनकी चिंता बढ़ने लगी। ऐसे में एक व्यक्ति जिसका अमेरिका में बड़ा नाम चलता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेनाओं का सेना अध्यक्ष था, जिसका नाम कर्टिस लीमे था, जो एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ था, इसने आइडिया दिया कि हमें भारत के पहाड़ों में चल करके ये डिवाइस रखनी चाहिए ताकि हम निगरानी कर सकें। समझिए कि एक कैमरी जैसी डिवाइस है जिसको रखना चाहिए। कार्टिस लीमे की कही हुई बात को
अमेरिकी सरकार ने माना और भारत को मनाना शुरू किया। भारत को मनाया गया कि साहब आप अपने पहाड़ों में हमें ये डिवाइस रखने दो। भारत तैयार नहीं हुआ, शुरुआती दौर में उसे बहुत मनाया गया। भारत फिर फाइनली मानने के पीछे एक कारण खोज लिया और वो ये कि अगर इनने परमाणु बम बना लिया तो भारत के लिए तो और संकट बढ़ गया। पड़ोसी के पास परमाणु बम है तो वही कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो ऐसे में भारत से अमेरिका की दोस्ती हो जाती है कि चलो चीन की निगरानी कर लेंगे, इस बहाने हम एक हो जाते हैं। हो गया साहब। तय हुआ कि चलो साहब ऊपर चलेंगे कंचनजंगा। बोले साहब कंचनजंगा के लिए किसी आदमी को पूछते हैं। तो भारत के अंदर से उन सैनिकों को तलाशा गया जिन्होंने पर्वतारोहण किया हो। अब आप पूछेंगे सैनिकों को ही क्यों तलाशा गया? सैनिक देश के लिए वफादार होते हैं, देश के ऐसे ही मिशन को अंजाम देते हैं जो दूसरे देश के खिलाफ हमको करने हो। ऐसे में सैनिकों को तलाशा गया, बड़े बड़े उन पर्वतारोहियों को ढूंढा गया जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें बुला करके कहा गया कि अब आपको टॉप से चलना है ऊपर की तरफ, और अमेरिका के साथ एक गुप्त मिशन है और सैनिक सेना को इस बात का पूरा भान होता है कि सीक्रेसी होती क्या है। तय किया जाता है भारत और अमेरिका की टीम को। लेकिन मुसीबत यहां बहुत बड़ी ये थी कि पर्वत पर 50 किलो का जनरेटर लेकर चढ़ेगा कौन? अब आप में से कुछ लोग फिर ये कह सकते हैं सर हेलीकॉप्टर से ले जाते ऊपर से नीचे डिप कर देते, डर इस बात का कि ये फट जाएगा। कौन पकड़ेगा इसकी बड़ी चिंता। उस मशीन को पैदल लेकर चढ़ना था। नंदा देवी पर्वत तय हुआ, कंचनजंगा के पीछे हाथ खड़े कर दिए गए कि साहब ये नहीं हो पाएगा, इतनी ऊंचाई पर लेकर नहीं चलेंगे। तो बोले चलो फिर तीसरी चोटी पर चलते हैं, नंदा देवी पर चलते हैं, लगभग 7.5 किलोमीटर ऊंची है, वहां जाकर के न्यूक्लियर डिवाइस लगाएंगे। बोले ठीक है वहां चलेंगे। तो सीआईए के लोग, भारतीय सेना के लोग और साथ में कुछ शेरपा और वो पर्वतारोही जो एवरेस्ट फतेह कर चुके थे, उन्हें तय किया गया कि 50 किलो, देखिए जब आप चल रहे हो तो चलने में एक बैग का वजन भी बहुत होता है, लेकिन 50 किलो का जनरेटर कंधे पर ढोकर चलना है ऐसी हाइट पर जो बहुत तंग है, तो वो अपने आप में बहुत टफ जॉब माना जाता है। सितंबर 1964 आ गया कि भाई अब हमें ये चल करके करना है, और ये तय किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका हमें पूरी मदद करेगा। आप समझकर चलिए कि चाइना वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की तलाश, मतलब चाइना वाले न्यूक्लियर बॉम्ब के उसके अंदर लगे हुए हैं, और अमेरिका और भारत मिलकर के अपने एक मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें अपनी एक मशीन वहां लगानी है ताकि हम वहां से चीजों को नोटिस कर सकें। तय हुआ नंदा देवी पर्वत, और नंदा देवी के लिए तय हुआ एक रूट। 4 बेस कैंप बनाए गए नंदा देवी तक पहुंचने के लिए। लद्दाख, हरकर, ये तमाम वो जगह हैं जिनसे होते हुए नंदा देवी पहुंचना था, कि वहां पहुंच करके हम अपने डिवाइस रखेंगे। कुछ इस तरह से नंदा देवी ईस्ट और नंदा देवी मेन। इन डिवाइसेस में नंदा देवी ईस्ट को टारगेट किया गया कि हम चढ़ते हुए वहां तक जाएंगे, 7 स्टेप में पहुंचेंगे, 2 लोग पहले लेकर जाएंगे, फिर अगले 2 लोग उसे और ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप चीजें होंगी, और उस डिवाइस को फाइनली वैज्ञानिक ले जाकर के कसकर चले आएंगे। ये तय होता है। ठीक है साहब। ये तय होता है कि यहां पर पहुंच करके हम जिंजियांग प्रोविंस पर कंप्लीट नजर रख पाएंगे। इस पूरे काम को काम की देखभाल कर रहे थे उस समय भारत की आईबी के रिसर्च सेंटर एआरसी के हेड थे आरएन काओ, जो बाद में चल करके रॉ चीफ बने, और दूसरे भारतीय नौसेना के एक कैप्टन जिनका नाम मोहन सिंह कोहली था। मोहन सिंह कोहली जिन्हें पर्वतारोहण का काफी अच्छा अनुभव था, उन्हें इस पूरे कार्यक्रम की लीड दी गई, अगुवाई दी गई। वो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे, इस पूरे इवेंट को अंजाम दे रहे थे मोहन सिंह कोहली। इनकी टीम निकलती है अपने साथ में कुछ और पर्वतारोहियों को लेकर के, और उन पर्वतारोहियों में वो लोग शामिल किए गए जिन्होंने कभी अर्जुन पुरस्कार जीता था, जो कभी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके थे, जिनमें सोनम ग्यात्से, हरीश रावत और सोनम वांग्याल का नाम भी शामिल है। ऐसे ही अमेरिकी टीम थी, उसके अंदर बैरी बिशप के द्वारा अपनी टीम बनाई गई थी, जो पहले भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी। इस तरह से यह टीम बनती है और तय किया जाता है कि हम 125 किलोमीटर की दूरी को 7 चरणों में पूरा करेंगे। वहां पर आईबी और सीआईए के टॉप ऑफिशियल साथ में रहेंगे। जब उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा तब उसे पैदल चलते हुए वहां जाना है, फिर उसे वहां पर कस के चले आएंगे और लौट आएंगे। काम सितंबर के मध्य में शुरू होता है तो आपको जैसा मालूम है कि सर्दियां जैसे जैसे आने लगती हैं तो स्नोफॉल होने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, स्नो विंड्स चलने लगती हैं। तो तय हुआ कि सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच में हम वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर बकायदा बेस कैंप बनाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो उस समय पर बने हुए बेस कैंप की हैं। सब कुछ अपने साथ ढोकर ले जाना है, इतनी बड़ी टीम है तो उसके लिए खाने का सामान भी है, रेस्क्यू के उपकरण भी हैं, और सबसे बड़ी बात वो जनरेटर और वो मशीन है जिसे इतने भीषण पहाड़ों में से होकर के लेकर जाना है। ये सब लोग चलना शुरू होते हैं। इस बीच में सारी सूचनाएं
जो उस समय के आईबी चीफ थे भोलेनाथ जी मलिक, उन तक भी पहुंचाई जाती रही कि सर ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, अभी अभियान चल रहा है। अमेरिकी भी पूरी तरह से अपडेट रहते हैं। आप यहां पर तस्वीरों से इस पथ को समझ सकते हैं कि कितना टफ पाथ रहा होगा। होने के लिए आपके दिमाग में एक 50 किलो की मशीन होगी, लेकिन वो जनरेटर था जिसमें इतना भीषण न्यूक्लियर मटेरियल था कि अगर वो फटे तो वो भारत के अंदर जापान जैसा परमाणु हादसा उत्पन्न कर सकता था। उसे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ लेकर चलना था, लेकिन इतनी सीक्रेसी के साथ कि उसे किसी को उसकी भनक तक ना लगे। इसलिए पर्वतारोहियों को भी सिक्किम से बुलाया गया था उत्तराखंड के अंदर कि आप यहां आइए और यहां से ऊपर चलते हैं। साहब ये लोग चलते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नंदा देवी बेस कैंप से कोहली लगातार गांव के और मलिक के संपर्क में बने हुए थे। टीम चलती हुई जा रही है। कुछ समय बाद 24 सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक ये सारी चढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि साहब हम टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे, टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये जानकारी कोहली ने अपनी किताब में, जिसमें स्पाइस इन द हिमालयन नाम से जो किताब है, इसमें उन्होंने लिखा कि जब मध्य में हमें ये रियलाइज होता है कि तेज मतलब बर्फ के तूफान आने शुरू हो चुके हैं, स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है, बोले साहब हम इतने ऊपर तक इसको नहीं ले जा पाएंगे, आदेश क्या है ये बताइए। तो तय होता है कि आप इस मशीन को बीच में ही छोड़ दीजिए और किसी बड़े पत्थर से इसे बांध दीजिए। देखिए पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ है वहां पत्थर नहीं मिलेगा, पत्थर भी बर्फ से ढका हुआ होगा। तो ऐसे में बर्फ को ही, स्नो को ही पर्वत का रूप माना गया और उसके साथ में उस डिवाइस को बांध दिया गया और बांध करके वहां से नीचे चले आए कि जब ये बर्फ रुक जाएगी, स्नोफॉल रुक जाएगा, 2-3 महीने बाद जब ये माहौल ठंडा मतलब ठंडे से गर्म की तरफ चलेगा, हम वापस चल के इसको सेट करने चले जाएंगे। सबकी तय और सलाह मशवरे के साथ में नंदा देवी के बीच रास्ते में उस प्लूटोनियम मशीन को छोड़ दिया गया। यहां पर एक बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत ये है कि ये जो 17 किलोग्राम का परमाणु सामग्री लेकर ये लोग गए थे, जिसमें परमाणु के अंदर प्लूटोनियम 238 और 239 था, ये सामान ये लोग लेकर गए थे। लेकिन इस सामान को रास्ते में ही जिस पत्थर से चिपका कर चले आए, वो पत्थर ही पिघल गया। पिघल कैसे गया? क्योंकि इस रिएक्टर से उस समय पर भी हीट निकल रही थी। ये बात इन्होंने उस किताब में बताई कि जो हमारे साथ में लोग पर्वतारोही जा रहे थे, उन्हें जब ठंड लगती थी तो उस रिएक्टर के वो लोग चिपक जाते थे और उससे गर्मी जो मिलती थी उससे उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। विचारणीय बात है कि आपने एक मशीन में जो रिएक्टर है उसे एक पत्थर से बांधा जो कि बर्फ है, और आप बांध कर चले आए कि बाद में वापस आकर संभालेंगे, ये पत्थर इसे रोक लेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी से पिघल लिया होगा और वो पानी के साथ साथ बहकर कहीं गिर गया होगा। ये जो बात है कि पानी के साथ बहकर कहीं गिर गया होगा, इसी के चलते बहुत बार जब इस तरह की बाढ़ आती है तो ये कई बार कयास लगाया जाता है कि वो पानी के साथ गिरा हुआ जो रिएक्टर है कहीं वो ब्लास्ट तो नहीं हो गया। जो आप हिमालय में इतनी बार हिमस्खलन की बात सुनते हैं, 2021 में जो नंदा देवी के आसपास की घटनाएं सुनते हैं, उसमें बहुत बड़ा डर यह रहता है कहीं वो किसी खाई में गिर गया हो और वहां फट गया हो, फटने से इस तरह से स्थिति बन गई हो। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी बात आपको पता है, हमारे देश को कब पता चली ये सारी बातें? तो देखो इसके पीछे की भी कहानी है। और कहानी क्या है? 1977 में जाकर, अच्छा इससे पहले अमेरिकियों ने इस बात को कभी सामने नहीं रखा कि क्या हुआ कैसे हुआ। अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है इनसाइडर, आउटसाइडर। आउटसाइड ने अपनी मैगजीन में इस मिशन का खुलासा किया कि कैसे अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के, मोरारजी देसाई जब उस समय देश के अंदर हुआ करते थे पीएम, बोले उस समय पर 1977 का समय था, तो अमेरिकियों ने यह खुलासा किया मैगजीन में कि सीआईए ने भारत के साथ मिलकर के चीन के ऊपर निगरानी करने का काम किया था और उन्होंने पूरी जानकारी लीक करी कि ऐसे ऐसे 1964 में हुआ था और ये लोग उसे रख नहीं पाए थे, बीच में ही छोड़कर चले आए और जब अगली साल ढूंढने गए तो वो डिवाइस नहीं मिली। ये बात 1977 में जब बाहर आई तो हमारी संसद में हंगामा हो गया। हमारी संसद में हंगामा हुआ और हमारे इस मचे हुए संसद में हंगामे को 1 घंटे की बहस का समय मिला 17 अप्रैल 1978 को, जब देश के पीएम मोरारजी देसाई के द्वारा संसद को संबोधित किया गया कि हमने इसके लिए बकायदा जांच बिठाई है, हमने अपनी तरफ से वैज्ञानिकों की टीम भेजी है, हमने इसे कई बार ढूंढवा भी दिया और बकायदा फिर एक कमेटी भी गठित की गई आत्माराम कमेटी के नाम से, जो इस पूरी चीज का अध्ययन करके देश को बताने के लिए तैयार की गई। ये वो आउटसाइडर नाम की मैगजीन है जिसमें ये द नंदा देवी कैपर नाम से खबर छपी थी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे
अमेरिका ने एक गुप्त मिशन भारत के साथ मिलकर चलाया था। 1978 में वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस खबर को छापा, जिसके चलते भारत की संसद में मोरारजी देसाई ने 17 अप्रैल को अपना बयान दिया। वो बयान आप जाकर के लोकसभा की वेबसाइट पर डिजिटल लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं। हमने वो बयान पूरा पूरा निकाल कर पढ़ा और समझा। उसमें केवल इतना ही तर्क निकल कर आया कि सरकार ने जनता को आश्वस्त किया कि हमने अपने स्तर पर इसकी जांच की है, हमने ये पहचाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस पर कोई भी लीकेज की खबर निकल कर नहीं आई है। पर्यावरण के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों का फैलना या फिर उनका लीक होना रिपोर्ट नहीं किया गया। ये तमाम बातें वहां पर हमारी संसद को बताई गई। जब ये संसद को बताई गई, उधर की तरफ अमेरिका में भी ये बात बहुत ज्यादा उठी। अमेरिका में भी ये बात उठ रही थी वाशिंगटन पोस्ट की खबर के टाइम पर कि आप लोगों ने ऐसा गुप्त मिशन चलाया, किसी को बताया क्यों नहीं, ये सब हो क्या रहा था। खैर, अमेरिका ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, गुप्तचर विभाग है, इसका काम यही करना है। लेकिन वो भारत को अपने विरोधी होते हुए भी इतना दबा दिया कि 1964 में जिस डिवाइस को खोया, 1977 में अगर वो मैगजीन इस जानकारी को ना देती तो शायद भारत को यह जानकारी ही ना होती कि अमेरिका ने अपने विरोधी को भी इतना दबा के रखा कि वो ये बात नहीं बता पाया कि हमने अपने देश में एक न्यूक्लियर बॉम्ब खो दिया है। बकायदा देश के अंदर एक आत्माराम कमेटी बैठती है, जिसमें वैज्ञानिकों को बिठाया जाता है जो बार्क से होते हैं। वो जाकर के इस पूरे मामले की जांच करते हैं कि कहीं अभी तक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहे हैं या नहीं। उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती। 1965 के इस पूरे सीक्रेट मिशन पर कैप्टन एमएस कोहली की इंटरव्यू भी छपी 3 वर्ष पहले। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने पूछा गया कि साहब, जब वहां गए थे तो क्या हुआ, क्या ये डिवाइस फिर से स्टैब्लिश हुई? तो एक जानकारी निकल कर आती है कि 1966 में अमेरिकियों ने फाइनली वहां पर एक दूसरी डिवाइस फिट करी और उस दूसरे डिवाइस से उन्होंने चीनियों पर निगरानी रखना शुरू किया। बाद में जब ये लोग सैटेलाइट बना लिए तब वो डिवाइसेस यूजलेस हो गई। लेकिन जो डिवाइस खोई उसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि साहब, ये सीआईए की खबर आज फिर से क्यों आ गई है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर को क्यों लिख रहा है? देखिए, जब जब समय बदलेगा, जब जब आपको यह लगने लगेगा कि अमेरिका का भारत पर कितना दबाव है या फिर भारत अमेरिका को कितना मानता है या दुनिया को यह बताने के लिए कि अमेरिका कितना पावरफुल है, ऐसी खबरें बहुत महत्व रखती हैं। क्योंकि अमेरिका का ताकत आपको आज भी यह रियलाइज हो रहा है कि उस समय जब भारत अमेरिका का खिलाफ था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एनी टाइम बैठता था, ये वो दौर था। इंटरेस्टिंग है ये जानना, जिस समय भारत के अंदर अनाज का संकट था, भुखमरी थी। 1965 के युद्ध के बाद तो जब हमने अमेरिकियों से अनाज की मांग की थी तो PL 480 पकड़ा दिया गया था हमें कि ये सुअरों को खिलाते हैं, आप अपनी जनता को खिला दीजिएगा। मतलब हमारे साथ अमेरिकियों का इतना बड़ा दुर्व्यवहार और उसके बावजूद भी हम पर इतना प्रेशर कि हम CIA के साथ मिलकर हमारे टॉप गुप्तचर एजेंसी के अधिकारियों से इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन देश को नहीं बताते, ये कारण से कि कल को अगर ये जानकारी पता चल गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गंगा में अगर पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये डिवाइस आज भी कहीं गुप्त है, कहीं पड़ी है, किसी को नहीं पता है। डर इस बात का जरूर है कि अगर ये फटती है तो तबाही मच जाएगी। तबाही इस बात की कि न्यूक्लियर डिवाइस का फटना हिमालय को ब्रेक करेगा, भयंकर आपदा आएगी। हो सकता है कई राज्य जमींदोज हो जाएं, बहुत से लोगों की जान चली जाए। पर फिलहाल के लिए यह खबर अपने आप में लोगों के बीच फिर से चर्चा लेकर चली आती है। उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी, इसका इतिहास पता चला हो। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में वर्तमान सरकार उस समय की कांग्रेस सरकार के साथ सवाल कर रही है कि आप लोग तो इतने दब गए थे अमेरिकियों के साथ में कि आपने अमेरिका को दबाव में अपना देश का इतना कीमती स्थान दे दिया और जनता को बताया तक नहीं, क्योंकि वो पूरा दौर कांग्रेस का था। तो ऐसे में जब भारत के अंदर एक मिशन चलाया जाता हो अपोजिशन के द्वारा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे में सत्ता पक्ष इस बात पर हावी हो जाता है कि सुनिए, हमने सरेंडर नहीं, आप तो पूरा पूरा देश ही बेच दिए थे, क्योंकि आप तो मरने के लिए छोड़ दिए और किसी को बताए नहीं। ये तो एक अमेरिकी अखबार था जो बता दिया, अदरवाइज आप ना बताते आज भी। खैर, फिलहाल के लिए आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, आपको पूरी घटना पता चली। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं कि ये डिवाइस है कहां, इसका पर्यावरण पर क्या नुकसान होगा और क्या कितने साल मतलब ये और डर रहने वाला है। जब तक 90 साल ना हो जाएं इस घटना को 64 से लेकर के, तब तक लोग इसे देखते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई हो, तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे गुजारिश रहेगी। आप में से बहुत सारे साथी हमारी खबरें सुनते जरूर हैं, सब्सक्राइब करने से आजकल कतराते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। आपको केवल एक बटन दबाना है जिसका
कोई चार्ज नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की, आप जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बढ़िया से हमारा जो कंटेंट है उसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।